नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप प्रत्येक सब्जेक्ट लाइन टू लाइन समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लौटते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हमें पढ़ना है कि गणना किस प्रकार से आरंभ हुई। जो पिछला लेक्चर था, जो आपका हिस्ट्री से संबंधित था, और मैं कहता हूं कि आप पहले पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे आपको बताया कि किस प्रकार से संख्याओं का आरंभ हुआ। तो एक बार मैं 2 मिनट आपको पिछला पार्ट रिवाइज करवा देता हूं कि कुछ बच्चों को शायद वो ध्यान नहीं हो और कुछ ने शायद नहीं देखा होगा। वो सारा आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है कि आपकी संख्याएं किस प्रकार से आरंभ हुई। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि सबसे पहले जो गणना के कोई साक्ष्य है तो वो कहाँ पर मिले थे? मेसोपोटामिया में मिले थे, जो आज का आधुनिक ईरान वाला क्षेत्र है, तो वो वाला। ठीक है, वहां पे कुछ आपको चिन्ह मिले थे भी, और हमने वो माना कि शायद वो गणना के लिए थे। और वो चिन्ह किस प्रकार के थे आपको ये भी ध्यान में रखना। कई बार आपको चित्र बना के और ये पूछेगा कि जो आपका मेसोपोटामिया में है उसमें किस प्रकार की गणनाएं थी भी। तो वो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से गणना की गई थी, कि उन्होंने एक को किस प्रकार से लिखा था अभी। तो ये चीज आपको ध्यान देनी कि उन्होंने एक को किस प्रकार से लिखा था। तो ये देखिए, आपको सारी चीजें मैं क्लियर करवा देता हूं यहाँ पर कि एक वो लिख रहे थे इस प्रकार से भी। ये था आपका ए। थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लूं क्या आप, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। 1 मिनट रुकिए भी। अब आपको सही दिखाई देगा या और बड़ा कर? चलो और थोड़ा सा इसको साइज, इसकी लाइन की विड्थ ज्यादा कर देते हैं। अब आपको सही दिखाई देगा। तो एक उन्होंने किस प्रकार से लिखा था? एक उन्होंने इस प्रकार से लिखा था एक। यदि दो है तो दो को उन्होंने इस प्रकार से लिखा था अभी। ठीक है, और ध्यान रखना कि 3 लिखने के लिए उन्हें इस प्रकार की नोटेशन का इस्तेमाल किया था। कहाँ की है ये? में जो हमें साक्ष्य मेसोपोटामिया से मिले थे 3। आप कहेंगे सर 4, क्या आप इसी प्रकार लगातार लिखते जाएंगे? नहीं, एक रो में 3 आ सकते थे। एक रो में कितने आ सकते थे? इस प्रकार की 3 आकृति आ सकती थी। उन्हें 4 लिखना होता तो किस प्रकार से लिखते? इसको यहीं पे नीचे वो लिखते। क्लियर है बात? इसी प्रकार ही मान लो उन्हें 7 लिखना होता तो ये आपका 1, ये आपका 2, और ये आपका 3, ये आपका 4 लिख दिया उन्होंने। इसको कितना लिख दिया? 5, और ये आपका 6 लिख दिया इसी प्रकार, और 7 को इसी प्रकार नीचे, कि एक लाइन में 3 ही लिख सकते थे। इसी प्रकार सिर्फ 9 साक्ष्य में मिले। कितने हैं? 9 तक। तो जीरो का अभी फिलहाल कोई जिक्र नहीं आया अभी। ठीक है, इतिहास में तो मेसोपोटामिया में हमें 1 से लेकर 9 तक ये साक्ष्य मिले थे। फिर जीरो का साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ मिला? तो हमें मिला हमारे भारत में ही, जो आपका एक पांडुलिपि मिली थी हमें। क्या मिली थी? एक पांडुलिपि मिली थी। उस पांडुलिपि में आपको, जो बच्चे पिछला पार्ट देख के आए हैं, तो उस पांडुलिपि का नाम आपको कमेंट करना है कि कौन सी पांडुलिपि में वो संख्याएं मिली थी। उसमें हमें 1 से लेकर 10 तक अंकों का प्रयोग करके या फिर चिन्हों का प्रयोग करके एक संख्या हुई लिखी हुई मिली थी। और उस संख्या में जो जीरो था वो इस प्रकार से न लिख के, वो जीरो आपकी इस प्रकार से लिखी हुई आपको मिली थी, एक डॉट के रूप में। ये बात क्लियर? फिर हुए हमारे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया कि 10 अंक बनाए भी, या फिर 10 चिन्ह बनाए आपके 0 से लेकर 9 तक, और उनका प्रयोग करके एक संख्या पद्धति बना दी भी, जिसको हम भारतीय संख्या पद्धति भी बोलते हैं और हिंदू संख्या पद्धति भी बोलते हैं भी। ठीक है, फिर क्या था, आपको थोड़ा सा और इतिहास में समझना कि बाकी जो विश्व में भारत की जो संख्या पद्धति उसका फैलाव किस प्रकार से हुआ। तो ये आपका एशिया महाद्वीप है। आप कहेंगे सर मान लिया एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे हम भारत वाले रहते थे, ठीक है, और यहाँ पे आपके अरब था भी, ठीक है, इस साइड। तो ये व्यापार करते थे, तो अरब वालों ने भारत से क्या सीख लिया? भारतीय संख्या पद्धति सीख ली। अब वो अरब वाले इस साइड तो भारत से व्यापार करते थे, हाँ सर भारत से व्यापार करते थे, हमें पता है। और इस साइड कहाँ? यूरोप से व्यापार करते थे। अब यूरोप वालों ने तो कब बनाई वो? आप कहेंगे सर 5वीं शताब्दी के आसपास वो बनाई थी संख्या पद्धति आर्यभट्ट ने। ठीक है, इन्होंने सीख ली कौन सी में? 8वीं शताब्दी में इन्होंने सीख ली, क्योंकि ना तो भारत का
आना जाना था और ये भारत के साथ व्यापार करते थे। उस समय क्या यूरोप वालों को भारत के बारे में पता था? आप कहेंगे सर नहीं पता था। 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था, तब उन्हें भारत के बारे में पता चला था। अब देखिए बीच में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी के आसपास यूरोप वालों ने क्या देखा कि ये जो अरब वाले हैं ना, एक संख्या पद्धति यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, और लेकिन इन्होंने उस संख्या पद्धति को अपनाया नहीं भी, क्योंकि इनके पास खुद की संख्या पद्धति थी, रोमन संख्या पद्धति। रोमन आप समझते हैं ना कि रोमन संख्याएं आप अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, 2 है आपका, 3 है आपको, 4 को इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास खुद की संख्या पद्धति है, रोमन संख्या पद्धति, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे समय बीता और समय आ गया 1700-1800 के आसपास, और जो आपका यूरोप है उसमें आया नव जागरण का युग, मतलब बहुत ज्यादा खोजें हुई, रिसर्च हुई, आंकड़ों संख्याओं का और ज्यादा गणना हुई। तो वहां पे जो आपका जोड़ घटा भाग गुणा, जो मैथ के बाकी ऑपरेशंस करने थे, उसमें जो आपका ये रोमन पद्धति है ये काम नहीं आई। रोमन पद्धति क्या है आपकी, काम नहीं आई। तो इन्होंने सोचा चलो हम जो अरब से सीखा था ना, उसी संख्या पद्धति को अपनाते हैं भी। तो इन्होंने इनको नाम दे दिया अरब अंक, जो आर्यभट्ट ने बनाए थे ना, 1 से लेके कहां तक, 0 से लेके 9 तक। इनको यूरोप वालों ने बोल दिया कि ये तो अरब संख्याएं हैं। क्या आपकी अरब संख्याएं। लेकिन ध्यान योग्य बात, क्या वो अरब संख्याएं थी? आप कहेंगे नहीं सर अरब संख्याएं नहीं थी, वो तो हमारे भारत से सीखी थी, तो भारतीय संख्याएं थी। फिर बाद में 2 बुक्स आई भी, 2 किताबों के नाम भी। एक तो ख्वारिज्म की है, क्या है, एक आपका पारसी है, आपको ध्यान किसका, बस आपको लेखक का नाम याद रखना है कि अल ख्वारिज्म। उसकी बुक की थी कैलकुलेशन ऑफ हिंदू न्यूमेरल्स। क्या थी? कैलकुलेशन ऑफ हिंदू न्यूमेरल्स। और एक था आपका किंदी भी, कौन? अल किंदी। कौन? अल किंदी। अल किंदी की कौन थी? यूज ऑफ हिंदू न्यूमेरल्स थी। तो उन बुकों से हमें पता लगा कि ये जो अरब थे ना, इन्होंने तो क्या था, ये यहाँ से सीखे थे, भारतीय से। फिर इन्होंने अपनी गलती का आभास हुआ कि ये अरब संख्याएं नहीं है, ये क्या है, हिंदू संख्याएं हैं। क्या आपकी हिंदू संख्याएं या फिर भारतीय संख्याएं। आपको पता चला। फिर पूरे विश्व में धीरे धीरे ये संख्याएं आपकी फैल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप 0 जो पढ़ते हैं, ये सारी संख्याएं किसकी देन है? ये भारतीयों की देन है। उसके बाद आप कहेंगे सर ये संख्याएं नहीं थी तो गणना कैसे होती थी, पहले कैसे लिखते थे भी? जैसे आपका यजुर्वेद में आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं कि 1 को एकक शब्दों में लिखते थे, 10 को 10, ठीक है, 100 को शतक, 1000 को आपको सहस्त्र लिखते थे, और आपका 10,000 को अयुत लिखा गया है यजुर्वेद में। आप कहेंगे सर यहां तक हमें बात समझ में आ गई, अंकों का प्रचलन बाद में हुआ। और आपको पांडुलिपि पिछले जो लेक्चर पढ़ के आए या फिर नहीं पढ़ा, आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पिछला लेक्चर आप अच्छे से देखिए। 2 बुक्स के आपको नाम याद हो गए और किस प्रकार से भारतीय अंक पूरे विश्व में फैल गए। अब आपका एक और डाउट है कि उन्होंने कहा कि हिंदू संख्या पद्धति, हिंदू का मतलब यहाँ पे धर्म नहीं है, हिंदू का मतलब यहाँ पे एक क्षेत्र है, ठीक है, मतलब हिंदू क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने ये संख्या पद्धति लगाई। अब कहेंगे सर आप हिंदू क्षेत्र कौन सा है? जहां हमारा आज का भारत है, उसी को पहले हिंदू क्षेत्र कहा जाता था। चीजें क्लियर आपको? ये था आपका संख्याओं का इतिहास। अब हमें पढ़ना है गणना का इतिहास, कि गणना किस प्रकार से, गिनती हमने स्टार्ट की। अंकों का इतिहास आपने समझ लिया अच्छी तरह से, किस प्रकार से अंक बने, ठीक है। और आप पहले जो अंक ना अलग प्रकार से लिखते थे, पुरानी और पुरानी बुक देखेंगे आप, जो आप आज से 1000-1500 साल पुराने की बुक से यदि आपको कोई उसकी प्रतिलिपि मिलती है, नेट पे कोई मिलती है, उसमें अंकों का अलग प्रकार, जो आप अंक लिखते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 है ये ना, तो ये आपके लगभग 1400-1500 साल पुराने, ये आपके अरबी भाषा के शब्द है। किसके? अरबी भाषा, अरबी नहीं, हिंदू संख्या पद्धति है ये, अरबी में आपके ज्यादा यूज होने लगी इस प्रकार से। तो 7 8 9 भी अरबी भी नहीं, आप ये मॉडर्न शब्द ये मान लीजिए 15वीं 16वीं शताब्दी में इनको इस प्रकार से लिखना स्टार्ट किया था। यदि आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो अंक किस प्रकार से आए थे भी। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारी ब्राह्मी लिपि थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसमें आपके 1 2 3 4 अंकों को इस प्रकार लिखे थे। लेकिन यहाँ देखिए 0 नहीं है भी, इसमें 0 नहीं है। आप कहेंगे 0 नहीं है, 0 को लिखा ही नहीं जाता था। फिर 10 आता ना, तो 10 को क्या लिख देते हो? दशम लिख देते। आपको आगे बात समझे? 100 आया तो 100 को क्या लिख दिया? शतम उसने लिख दिया, शब्दों में भी 0 का कोई नहीं था। उसके बाद हिंदू ग्वालियर लिपि आई, उसमें आपको 0 को एक डॉट के रूप में दे रखा है अभी। और फिर हमारी संस्कृत देवनागरी आई, इसमें 0 आपको इस प्रकार से लिखते हैं। और फिर आपकी पश्चिमी अरबी, जिसको गुबेर कहा जाता है, उसमें आपका 0 फिर नहीं था। पूर्वी अरबी में
जीरो को क्या है फिर डॉट के रूप में लिखा जाता था। फिर 11वीं शताब्दी में इस प्रकार से आई ये, फिर 15वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी में जो आज पढ़ते हैं ये आपकी डायरर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायरर अंक प्रणाली बोलते हैं, इसको आप याद रखें भी 16वीं शताब्दी में भी। तो ये आपका अंकों का इतिहास था। अंकों के इतिहास के बारे में आपको आज के बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, और ये आपकी इतिहास में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा भी, क्योंकि इतिहास आपको पता होना बहुत जरूरी है भी। और किस प्रकार से पूरे विश्व में फैली भारतीय संख्या पद्धति वो भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। अब हम पढ़ते हैं गणन की क्रिया विधि भी, कि गणना हमने किस प्रकार से स्टार्ट की, और इसने स्टार्टिंग में ये आपको क्या बना दिया, एक आदि मानव बना दिया। आप आदि मानव है, आपको संख्याएं नहीं आती, और आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आपके पास गाय हैं भी, क्या आपके पास गाय हैं और गाय का एक झुंड है, तो आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने भी। पहले प्रश्न उत्तर यह हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि गाय चरने के पश्चात अपने स्थान पर सुरक्षित वापस आ गई है, कि आपके पास गाय थी, आपने किसी के पास भेज दी चरने के लिए, आप बाहर उनको छोड़ दिया, तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सारी गाय आ गई है वापस। यदि आपको गिनती आती है 1 2 3 4 5, तो आप भेज देते कि 5 गाय गई हैं, और आपको और आने के बाद फिर गिन लेते 1 2 3 4 5, 5 की 5 गाय आ गई है। लेकिन अब तो आपके पास क्या है, गिनती ही नहीं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी सारी गाय आ गई या नहीं आ गई। आप कहेंगे सर पहचान लेंगे, यदि आपके पास 15 गाय हो तो, या फिर ये तो गाय हैं जिनको आप पहचान सकते, कोई ऐसी चीजें हो जिनको आप पहचानना मुश्किल हो, तो आप उस समय किस प्रकार से ये पता लगाएंगे कि आपके पास जो सारी चीज थी वो थी। दूसरी बात, कम या ज्यादा का कैसा पता चलेगा कि आपके पड़ोसी के पास कितनी गाय हैं, आपसे ज्यादा है या फिर कम है भी, ठीक है। या फिर यदि हमारे पास गाय की संख्या कम है, हमने देखा कि हमारा जो पड़ोसी है उससे क्या है कि हमारे पास गाय की संख्या कम है, तो हमें कितनी और गाय खरीदनी पड़ेगी कि जो गाय की संख्या उसके बराबर हो जाए हमारी भी। तो और आपको गिनती नहीं आती भी। क्लियर तीनों क्वेश्चन। तो चलिए, हमें गिनतियां नहीं आती और हम आदि मानव बन चुके हैं। अब हम करते हैं किस प्रकार से भी, हम कंकड़ छटिया या कोई भी ऐसी वस्तु जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उनका उपयोग करके प्रश्नों का हल कर सकते हैं भी। तो हमारे पास क्या कोई वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक है, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो भी। तो चाहे वो आप छड़ी ले लीजिए, कोई पत्थर ले लीजिए, कोई ईंट ले लीजिए, कोई पेन ले लीजिए, कोई भी चीज आप ले लीजिए, बटन ले लीजिए, ठीक है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। आइए छड़ियां लेते हैं, हमने क्या ले ली, छड़ी ले ली भी। झुंड की प्रत्येक गाय के लिए हम एक छड़ी रख सकते हैं। अंत में संग्रहित छड़ियों हम गायों की वह संख्या दर्शाती जिसका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है कि क्या कोई गाय खोई तो नहीं है। तो हमने एक गाय की एक छड़ी हमारे पास रख ली, क्या रख ली, एक गाय की हमने एक छड़ी हमारे पास रख ली। ध्यान से देखिए भी, ये आपकी एक गाय की एक छड़ी थी। जैसे आप खुट्टे गाड़ते हैं ना, तो चाहे पत्थर रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए आप एक गाय के लिए। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना भी, जब ये गाय वापिस आई तो ये छड़ी हमारी कंप्लीट। जब हमने भेजा तो इस प्रकार से हमने छड़ियां हमारे पास रख ली, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छड़ी रख ली, गिनकर नहीं। एक गाय थी, एक छड़ी, दो की दो, इस प्रकार से हमें नहीं पता कि कितनी है ये, हमने बस गाय जा रही है हमारे घर से बाहर तो हमने एक छड़ी रख ली, 2 गई, 3 गई, इसी प्रकार आएंगी ना तो हम देख लेंगे क्या छड़ियों जितनी गाय आ गई है। गिनना नहीं है, सिर्फ मैच करना छड़ी, कि एक गाय के पास एक छड़ी, 2 गाय के पास मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने सारी छड़ियां रख के देख ली। आप कहेंगे जी बिल्कुल, हमने क्या कर लिया, सारी गायें वापिस आ गई क्योंकि हर छड़ी के पास एक गाय थी, तो उसी प्रकार हमने कर लिया अभी, ठीक है। अब हम पड़ोसी से तुलना करते हैं, मैं आपकी यही तुलना करवा देता हूं कि मान लेते हैं कि पड़ोसी के पास जो गाय हैं भी, यहां पे बना देता हूं क्या, ये हमारी गाय के नाम की छड़ियां थी, हाँ सर। हम पड़ोसी के पास गए भी, तो पड़ोसी की गाय ये थी भी, आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, 3 4 5, ये पड़ोसी की गाय हैं भी, क्या आपकी ये पड़ोसी की गाय हैं। फिर आपने पड़ोसी की गाय के लिए भी क्या कर लिया, एक 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 छड़ी ले ली भी, एक छड़ी इसके लिए, एक छड़ी इसके लिए। गिननी नहीं है, बस आप छड़ियां ले आए कि आपने एक गाय के पास ली तो आपने हाथ में एक छड़ी ले ली, दूसरी के पास गए तो इस प्रकार से क्या किया आपने, ये सारी छड़ियां ले आए। अब आप घर पे आ गए, घर पे आ गए, जो ये छड़ियां थी ना जो पड़ोसी की गाय गिनकर आप लेके आए थे, आपने अपनी गाय के पास ये छड़ियां रखनी स्टार्ट कर दी भी।
आपने इस प्रकार प्रत्येक छड़ी इसके पास रख दी और आपके हाथ में बच गई ये छड़ी। इतनी छड़ी बच जाएंगी, हमें नहीं पता ये एक है, इतनी छड़ी बच गई भी, इसका मतलब हमारी गाय कम है। कितनी कम है पता लग गया, एक एक शब्द यूज नहीं करना है, ये छड़ी जितनी भी। तो हम क्या गए, किसी और के पास गए और हमें पता है कि अब हमें एक छड़ी के बराबर गाय खरीदनी, मतलब एक गाय और खरीदनी है। वो क्या करेगा, इस छड़ी जो बची हुई ना, तो ये छड़ी ले जाएगा और एक गाय खरीद लाएगा भी। ठीक है, तो वो एक गाय खरीद के यहाँ पर बांध देगा, तो आपकी गाय क्या हो जाएगी, पड़ोसी के बराबर गाय आपकी हो जाएंगी भी, हो जाएंगी ना। अगर दो छड़ी बच गई तो दो छड़ियों के बराबर खरीद लाया जाएगा, तीन बच गई तो तीन छड़ियों के बराबर। आपको चीजें क्लियर? हाँ सर, हमें चीजें अब समझ में आ गई है भी। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलो भी आगे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक गाय के संगत एक छड़ी रखने से, देखिए भी, यदि आपके पास किसी के पास एक गाय थी तो एक छड़ी रख देगा, दो होंगी तो दो रख देगा, तीन है तो तीन रख देगा, चार है तो चार छड़ियां होंगी, पांच है तो पांच, इसी प्रकार की छड़ियां रखी जाएंगी भी। तो जिस प्रकार हम एक किसी भी जानवर के लिए, वस्तु के लिए एक चीज यूज करते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 to 1 मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 to 1 मैपिंग। और इसको बोलते हैं एककी प्रतिचित्रण भी। क्योंकि जो अगर एक व्यक्ति के पास एक गाय थी भी, क्या थी, एक व्यक्ति के पास अगर एक गाय थी तो एक छड़ी रखेगा। जब उसकी एक गाय वापिस आ जाएगी, क्या है, एक गाय उसकी जब वापिस आ जाएगी तो क्या करेगा, वो एक छड़ी देख लेगा कि एक गाय वापस आ गई। मान लो किसी व्यक्ति के पास तीन गायें थी भी, कितनी गायें थी, तीन, तो आते ही छड़ी मैच करेगा भी, इसकी ये छड़ी, इसकी ये छड़ी, इसकी ये छड़ी, तो मेरी तीनों गायें वापस आ गई है भी। अगर एक व्यक्ति के पास पांच थी तो क्या करेगा, गाय को, मान लो ये चार गायें उसकी वापस आई है, फिर उन छड़ियों को मैच करेगा, एक, इसकी ये छड़ी, इसकी ये छड़ी, मतलब अभी छड़ियां पूरी नहीं हुई, इसका मतलब गाय पूरी नहीं हुई है। वो बाहर जाएगा, घूमने ढूंढेगा कि ये गाय एक और आ गई, पांच की छड़ी और पांच आपकी गाय, मैच करना, उसको क्या करना, मैच करना है। बराबर मैच हो गई तो आपकी गाय पूरी आ गई। आपको क्लियर? हाँ सर, अब हमें समझ में आ गई ये बात भी। तो इसी प्रकार आप बाकी देख सकते हैं, कम या ज्यादा भी छड़ियों से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो कम या ज्यादा वाला भी आपको मैं बता ही देता हूं कि किस प्रकार से काम करेगा भी। कि आपकी पांच थी ना, तो इसके साथ मैच करेगा कि एक छड़ी इसकी ज्यादा रह जाएगी, इसका मतलब इसके पास एक गाय ज्यादा है। उसको संख्याओं का नहीं पता था, एक दो तीन चार पांच, इस प्रकार वो मैच करके कोई वस्तु, जितनी गायें होती थी ना, उतनी वस्तु एक गाय के साथ एक वस्तु मैच करके अपने पास रख लेता था। जब वो आती थी फिर वस्तुओं को मैच कर लेता था, और फिर अगर कम या ज्यादा रहती तो उसे पता चल जाता था। ये चीज क्लियर? हाँ सर, ये हमें चीज समझ में आ गई। ये तो पहली विधि थी भी। दूसरी विधि थी, हम वस्तुओं के स्थान पर ध्वनियों या नामों का मानक अनुक्रम का प्रयोग कर सकते हैं। मानक अनुक्रम मतलब कि जो सब जानते हो भी, सबका मानना हो भी। मान लेते हैं हमें कुछ भी नहीं आता, एबीसीडी आती है, क्या आती है, एबीसीडी, गिनती नहीं आती भी। तो हमने क्या किया कि किसी व्यक्ति के पास कितनी गायें थी, आप कहेंगे, हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास चार गायें थी। कितनी गायें थी, चार, एक, दो, तीन, चार गायें थी, चारों को बेच दिया। तो उसको गिनती आती है भी, क्या आती है, गिनती आती है भी। गिनती भी मतलब कि अल्फाबेट आपके आते हैं, एबीसीडी आती है। वो क्या करेगा, इस गांव को ए कहेगा, इसको बी, लगातार मानक अनुक्रम वो भी लगातार होना चाहिए। इसको सी कहेगा, इसको डी कहेगा। आपकी चारों गाय उसने बाहर भेज दी। जब वापिस आएगा, फिर जब गाय आने के बाद गिनेगा ए बी सी, आप कहेगा सी आई है, मतलब गाय पूरी नहीं आई है, गाय पूरी नहीं आई है। चीजें क्लियर? अगर मान लो चारों गाय वापिस आ गई तो काउंट कर लेगा ए बी सी डी, डी तक गई थी, आपकी गायें आ गई। आपको बात आ गई समझ में? तो ये आपकी दूसरी विधि है भी। तो हम ए से लेके जेड तक प्रयोग इसका कर सकते हैं, ए से लेके जेड तक इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मतलब दिक्कत कहाँ आ गई, ये अगर हमने सिंपल अल्फाबेट से याद किया तो हम सिर्फ 26 ही तो गिन सकते हैं। मान लो 26 से ज्यादा गाय किसी के पास हुई तो वो कैसे गिनेगा भी? ठीक है, वो किस प्रकार से गिनेगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है भी। चीजें क्लियर? अब है, आप अपनी वर्ण की ध्वनियों का प्रयोग करके ये तो 26 से आने वाले समूह से ज्यादा की गिनती नहीं कर पाते। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास इस प्रकार से कितनी गाय है, आप कहेंगे सर 26 है, जो 26वीं गाय है
अगर होगा जड़ गिन लेगा अभी ABCDEFGHI 26 तक उसने जड़ तक गिन लिया। लेकिन अगर 26 से ज्यादा होती तो किस प्रकार से गिन सकता? तो ये एक इसकी कमी थी इस विधि की। ठीक है। और दूसरी क्या है, आप कहेंगे सर 26 बोल देगा। अरे महाराज 26 नहीं था उस टाइम पे, हमें बस कोई तरीका अपनाना था कि हम वस्तुओं को गिन सके। गिनना आदि मानव काल में हम फिलहाल। आप कहेंगे सर ABCD भी नहीं था। अरे कोई तो ध्वनि होगी जो लगातार वो यूज करते होंगे। आप अपनी भाषा के वर्ण की ध्वनियों का उपयोग करके कितनी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, मतलब आपकी भाषा में कितने वर्ण हैं अभी? आप कहेंगे सर हमारी भाषा में तो वर्ण कई, अगर हम जब आप चैप्टर पढ़ेंगे व्याकरण में तो वर्णों की संख्या अलग-अलग है अभी। कोई आपके पारंपरिक वर्ण हैं, ठीक है? तो हम वर्णों को मानते पारंपरिक ही मानते हैं अभी। 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो मतलब 44 है हमारी भाषा में। पारंपरिक जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, तो वही इतनी ही गणना कर सकते हैं अभी। ठीक है? मान लो हमारे पास 3 गाय हैं, तो हम एक गाय को कै, है, गै नाम दे देंगे। और जब आने के बाद उनको गिन लेंगे, कै, ख, गै तीनों आ गई या नहीं आ गई लगातार। या फिर ए, आ, ई से भी गिन सकते हैं। ऐसे ही पता चल सकता है। ये बात चीज़ क्लियर हुई। फिर ये तो दूसरी विधि, पहली विधि कौन सी थी? लकड़ियों को मैच करके। हाँ सर वो विधि समझ में आ गई। अब दूसरी विधि कौन सी थी? दूसरी विधि थी यदि आपका मानक कोई अनुक्रम है ध्वनियों का जो आप बोलते हैं और लगातार होना चाहिए भी, ये नहीं आप भूल जाओ भी। ठीक है? गाय का आप नाम दे दो कि आपके पास 20 गायें हैं, किसी को नाम आपने ए दे दिया, किसी को डी दे दिया, लगातार नहीं दिया, ई दे दिया, एफ दे दिया। आते समय क्या आप ऐसे याद रहेगा? आप भूल जाओगे। लेकिन मानक अनुक्रम होगा ना तो आपको याद रहेगा, हाँ मैंने एफ तक गायें भेजी थी और एफ तक आ जानी चाहिए भी। चीजें क्लियर? अब यहाँ पे देखिए संख्याएं भी। हम लिखित प्रतीकों का एक अनुक्रम को निम्न प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपकी संख्याएं हैं भाई। यदि हम कोई चिन्ह बना लेना, अपनी मर्जी से कोई भी निशान बना ले और हम कहें कि इस प्रकार से ही हम चीज गिनेंगे भी। एक होगी तो उसको ऐसे लिखेंगे, अगर दो हो गई तो इस प्रकार से लिखेंगे, तीन है जैसे आपका ये है भी। ध्यान से देखना कि मान ले हमें संख्याएं नहीं पता भी, हमने छड़ी रखी थी ना, 1 2 3, ये आपका 4 और ये आपका 5। इसी प्रकार हमने क्या संख्याएं बना ली और ये संख्याएं इस प्रकार से हमने लिख दी भी। ठीक है? तो इस प्रकार से ये संख्याएं हैं। तीसरी विधि जो हम आज यूज करते हैं क्या है? गिनतियां आज हम यूज करते हैं। यदि 2 गाय गई ना तो हम बी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 2 गाय गई हैं, 3 गाय गई हैं, 4 गाय, 5 गाय। ये हम आज की विधि हम प्रयोग करते हैं। ये विधि आपको आती है अभी गणनाओं की। क्या आप इसी प्रकार बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं भी? तो आपने कहा कि यही संख्याएं बड़ी संख्याएं आपको दर्शानी है। ये तो आपको छोटी छोटी थी, 10 20 30 40 50 कि आपने 20 तक कर लिया। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका क्रम होना चाहिए भी। क्या होना चाहिए? क्रम इसका होना चाहिए भी। अब पढ़िए इसने क्या लिख रखा हो, पढ़ना हमारे लिए जरूरी है भी। इसने क्या किया? उपयुक्त चर्चा के उपरांत हम देखते हैं गिनती करने के लिए किसी संग्रह का आकार ज्ञात करने के लिए कि कोई संग्रह कितनी वस्तुएं हैं, वस्तुओं, नामों या लिखित प्रकृति एक मानक अनुक्रम की आवश्यकता होती है, जिनका कि एक निश्चित क्रम होना चाहिए। क्रम उनका निश्चित होना चाहिए। हमें हमेशा वो क्रम याद होना चाहिए। जैसे हमें ABCD का क ख ग घ का क्रम याद है ना, तो हम गिनती कर सकते हैं। आइए इस मानक अनुक्रम को संख्या पद्धति नाम देते हैं। वस्तुओं के संग्रह की गणना वस्तु और मानक अनुक्रम के मध्य क्रमिक अनुक्रम का पालन करते हुए एक की पत्ते चित्रण बनाकर की जा सकती है भी। अब है कि हम ऐसे कितने तक करते जाएंगे भी? हम कितने तक करते जाएंगे? जैसे हम एक की पत्ती चित्रण बनाया, जैसे हमने एक गाय के लिए एक लकड़ी रखी थी। एक गाय के लिए क्या थी? 1, 2 गाय के लिए 2, 3 गाय के लिए 3, 4 गाय के लिए 4 लकड़ियां, 5 के लिए 5। अगर 1000 गायें होंगी तो क्या आप 1000 लकड़ियां रखेंगे? या हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो 2000 गिननी हो, आपको लाख गिननी हो, तो क्या आप उसको लाख ऐसे बनाएंगे? तो वो आपके लिए काफी मुश्किल होने वाला था अभी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी किसकी? संख्या पद्धति की। विधि एक तो यहाँ पर फेल हो जाती है जब हमें अधिक वस्तुओं की गणना करनी पड़ती है ना, तो आपकी पहली विधि जो आपकी फेल हो चुकी है भी।
विधि 2 में हमने ध्वनियों का उपयोग करके किया था अभी। ABCD से हमने क्या गायों की संख्या गिनी थी, तो वहाँ पे क्या है आपका, परंतु यह एक अंतहीन मानक अनुक्रम नहीं है अभी। 26 खत्म हो जाएँगे, आपके 44 वर्ग, अगर आपकी 1000 होंगे, तो उनको कैसे होगा अभी? तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? संख्या पद्धति की भी। क्योंकि अल्फ़ाबेट से कितने गिनोगे? 26 ही गिन सकते हो, 26 से फालतू होगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। बात आ रही समझ में? तो विधि जो तीसरी थी, तो हमने बनाई संख्या पद्धति भी। हमने पहली बार संख्याओं को सीखा और वो संख्याएँ थी आपकी रोमन संख्या पद्धति। यह शताब्दियों तक यूरोप में व्यापक की जाती थी अनेक उद्देश्यों के लिए से, परंतु आपको पता है कि इसमें भी जब हम बहुत बड़ी संख्या लिखते हैं ना रोमन में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये विधि भी तीसरी भी काम नहीं आई, रोमन संख्या पद्धति। और फिर आपको पता है कौन सी संख्या पद्धति आई, जल्दी से बताइए और अपने आप को गर्वान्वित महसूस कीजिए कि हमने विश्व को संख्या पद्धति दी थी भी। हमने विश्व को क्या दी थी? संख्या पद्धति की। आप इस प्रकार से कितनी भी बड़ी चीज़ें हों, कितनी भी ज़्यादा चीज़ें हों, आराम से गिन सकते हैं। 1 से 10 अंकों का प्रयोग करके संख्या पद्धति बनाई थी आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने भी। अंकों का प्रयोग किया था आर्यभट्ट ने। संख्या पद्धति आपकी पुरानी है। 10 अंकों का चिन्हों का प्रयोग करके ये बात अपने दिमाग में रखने भी। दी गई तीनों विधियों में दर्शाया गया कि इतिहास में मूर्त वस्तुओं भी की प्रयोग करके और या फिर लिखित प्रतीकों का जो आपका ABCD अल्फाबेट NR आम है, वर्ण स्वर व्यंजन का प्रयोग करके बनाई गई संख्या प्रणाली उदाहरण प्रस्तुत करता। कुछ व्यक्ति और समूह द्वारा संख्याओं को मूर्त वस्तुओं के साथ साथ नामों से भी दर्शाया जाता था, परंतु कुछ अन्य जैसे चीनी लोग उपयुक्त तीनों रूपों में दर्शाया जाता था। लिखित संख्या पद्धति में प्रयुक्त होने वाले प्रयास को संख्यांक कहा जाता है अभी। इसने कहा कि 3 विधियां आपकी होगी भी। कौन सी विधि होगी? 3 विधि होगी। एक तो वो एकाकी रैखिक प्रदर्शन, जब हम क्या है कि जितनी वस्तुएं होती हैं उतने ही क्या लकड़ी या कंकड़ कोई चित्र बना देते हैं भी। मेसोपोटामिया में क्या था? वो आपका एकाकी रैखिक प्रदर्शन था भी। तो हमने क्या उसमें भी आपको 1 के लिए 1 चिन्ह बना दिया, 2 के लिए 2 लाइनें, 3 के लिए 3 लाइनें, 4 के लिए 4 लाइनें। लेकिन जब हम उन संख्याओं को चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं संख्यांक। उदाहरण के लिए ये आपके क्या है? हिंदू संख्या पद्धति में पाए जाने वाले कुछ संख्यांक है। छोटी संख्याओं को दर्शाने वाले संख्याओं के नाम सदैव नाम होते थे, अतः लिखित प्रतीकों से बनी संख्या पद्धति सदैव नामों से बनी संख्या पद्धति के साथ साथ चलती थी, जैसा कि आधुनिक हिंदू संख्या पद्धति है। जैसे आपकी छोटी संख्या है भी, इनके तो नाम हैं। क्या है आपके? नाम है भी। और बाद में धीरे धीरे वो क्या, हमने एक संख्या की इसको क्या बोलेंगे? लाख बोलेंगे, करोड़ बोलेंगे, अरब बोलेंगे, वो हो गया। जैसे 1 है, 2 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्यांक है, अंक हैं आपके ये। ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया अभी। ये चीजें क्लियर आपकी। अब हमें पता लगाना है अभी। ठीक है, कुछ है इसको देखते हैं हम। मान लीजिए आप एक संख्या पद्धति का उपयोग करें जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए छड़ियों का उपयोग किया गया है अभी। जैसा कि विधि 1 में बताया गया है, हिंदू संख्या पद्धति के समान संख्या के नाम संख्याओं का उपयोग किए बिना दो संख्याओं या दो छड़ियों के संग्रह को जोड़, घटाव, गुणन और विभाजन की विधि बताइए कि आपको क्या करना है कि हिंदू संख्या पद्धति नहीं अपनानी 1, 2, 3, 4, आपको क्या करना, उनका जोड़ या घटा करना है अभी। तो चलो अभी कर देते हैं ये क्वेश्चन भी आपको। देखिए आपके एग्जाम में मुश्किल से आएंगे ये, अगर टफ एग्जाम आएगा तो आ जाएगा, लेकिन आपकी सोच यहाँ से विकसित होगी कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं भी। तो हम मान लेते हैं कि ये गाय हैं भी, ये आपका ए किसान है और ये आपका बी किसान है, इसके पास इतनी गाय है भी और इसके पास इतनी गाय हैं। ठीक है, और पहले करते हैं हम जोड़। क्या करते हैं? जोड़। तो जोड़ के लिए क्या करेगा? ये किसान अपनी गाय के लिए इस प्रकार से लकड़ियां रख लेगा और ये किसान क्या है, अपने लिए इस प्रकार से लकड़ियां रख लेगा। जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं, तो ये क्या करेंगे, अगर जोड़ना है ना तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे भी। ये दोनों की कुल गाय होगी। अगर आपसे पूछे दोनों से कि आप दोनों की कुल कितनी गाय हैं, तो ये लकड़ियां दिखा देंगे, ये डायग्राम दिखा देंगे कि हमारी इतनी लकड़ियां हैं। अगर घटाना है तो हम एक से एक को क्या करेंगे, काटते चलेंगे भी। और ये एक इसकी बची हुई लकड़ियां हैं कि इसके पास एक लकड़ी बच गई।
अब आपके लिए भाग है। भाग में हम क्या करेंगे? गुणा में समूह बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समूह बना लेंगे भी। क्या बना लेंगे? समूह। जैसे आपका ये है आपका, और आपको इससे क्या है? इनसे गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे? ये समूह बना देंगे भी। एक इसकी पूरे की गुणा इसके साथ एक समूह हो गया, इसकी पूरे की गुणा इसके साथ दूसरा समूह हो गया, और इसके पूरे के साथ इसकी गुणा, ये इस प्रकार से इसकी गुणा हो जाएगी। गुणा करनी आ गई डंडियों की आपको? पूरे की समूह के साथ गुणा करनी है आपको भी। तो ये देखिए 2 तिये कितने होते हैं? 6, और यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। चीज़ें क्लियर? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी। अब भाग और सिखा दे आपको? आप कहेंगे सर भाग और सिखा दे भी। तो हमें भाग देना किसको? और हमें भाग देना किसको? इससे भी। ये पास आपके पास इतनी डंडियां हैं और आपके पास ये भाग देना, चाहे फालतू हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसका एक समूह बना लिया। जिस संख्या से भाग देना उसका क्या बना लेंगे? समूह। तो एक समूह को काटना, अब की बार एक एक को नहीं काटना है, घटा में आपको एक एक को काटना है, और समूह में आपको समूह बना के भाग देते समय समूह बना के आपको कट करना है। ये समूह हो गया, एक समूह ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। कितने समूह कट गए? आप कहेंगे सर 4 कट गए भी। अगर यहीं तक होती तो इसका उत्तर कितना आ जाता? 4। ध्यान से, सॉरी, 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 सॉरी। इसका उत्तर कितना आता? 4। तो इस प्रकार 4 बार काटा ना, ये 4 हम लिख देते इस प्रकार से भी। और शेष कितना है आपका? 1। ये 1 शेष बच गया लकड़ी। क्लियर है? तो आपको गुणा, जोड़, भाग सब कुछ आया या नहीं आया अभी? आ गया। ठीक है, ये सिर्फ आपका दिमाग विकसित करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है एक एक लाइन आपको सिखाऊंगा एनसीईआरटी की, ताकि आपको कोई डाउट ना हो भी। तो आपको जोड़ भाग दोबारा सिखा दूं क्या? आप कहेंगे सर एक बार दोबारा सिखा दीजिए हमें जोड़ भाग भी। चलो आपको मैं कहाँ पे सिखाऊं? यहाँ पे कोई जगह है क्या? चीजें क्लियर? आपको समझ में तो आ रहा होगा? कोई डाउट तो नहीं हो रहा? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी। गुणा की बोल रहे हैं भी। जोड़ और घटा तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए मैं जोड़ और घटा दोनों करता हूँ भी। ये आपकी 2, इसके पास 3 है। जोड़ में तो क्या करना आपको? ये सारी लिख देनी है भी। ये इनका जोड़ हो गया। घटा में क्या करेंगे आप? मान लो ये 3 है और आपको घटा कितनी करनी? 2 करनी। तो आप 1 से 1 काटते हुए चलेंगे, जितनी बचेगी वो आपकी घटा हो जाएगी। घटा हो गई। फिर गुणा में क्या करना? गुणा में आपको जैसे आपका ये 3 है और गुणा में कितने करना? आपको 2 से करना है। तो आप इसका समूह बना लेंगे 2 का। इसको पूरे समूह को इसके पहले 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे फिर 2 आ जाएगा। इसको इसके साथ गुणा करेंगे फिर आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर। आप कहेंगे सर 2 से ज़्यादा पर हम क्या करेंगे अभी? देख लीजिए। मान लो ये आपकी गुणा है अभी। आपको गुणा करनी है इससे। तो हम क्या करेंगे? गुणा करते समय एक समूह बना लेंगे जिससे गुणा करनी है उसका। तो ये 3 का समूह आ गया ना, तो इससे गुणा करिए। आप आ जाएगा। फिर दूसरे से गुणा करेंगे, फिर आपका 3 आ जाएगा। फिर तीसरे से गुणा करेंगे, फिर आपका 3 आ जाएगा। और फिर इससे गुणा करेंगे, फिर आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए 3 चौके कितने होते हैं? 12। तो क्या ये 12 हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। अब इसको भाग करें 2 से 12 को, 2 से भाग करूं? तो आप कहेंगे भाग करने के लिए आपको क्या बनाना? ग्रुप बनाना। ये समूह बन गया ना। अब इसको काटते चलिए भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी बार काटा? 6 बार। तो 6 डंडे खींच दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 छिके 12, 12 को 2 से भाग दो, कितना आएगा? 6 आएगा अभी। अब इससे मान लो कुछ बच गया ना, तो वो आपका शेष आ जाएगा। तो आपको जोड़ भी घटा भी करना आया या फिर नहीं आया? और बता दो मजा आया या नहीं आया अभी? लाइन टू लाइन पढ़ने का आपका यही मजा है अभी। अब आ गया जी अभी। विधि 2 में दी गई संख्या पद्धति का विस्तार करने की एक विधि यह है कि एक से अधिक वर्णों वाली संख्या का प्रयोग करके, उदाहरण के लिए 27 के लिए हम ए कर देंगे भी। उसने कहा कि हमारे पास मान लो कि 26 आपके अक्षर हो गए भी।
और आपको स्वयं एक संख्या पद्धति का ये भी हम करेंगे। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, आपको कहीं पे खाली जगह मिलेगी, यहाँ पे समझा देता हूँ भी। फिर हम खुद की संख्या पद्धति, ये दूसरा अभी ये कहता है कि आपके पास यदि 26 से ज़्यादा है ना, यदि 26 संख्याएँ होती तो आप कहता है कि Z तक आपने संख्याएँ गिन ली, लेकिन संख्याएँ आपके पास आगे भी बच गई भी वस्तुएँ। तो आप इसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? तो A से Z तक तो आपने गिन ली, फिर 26 से बाद Z के बाद जो संख्याएँ आएँ उसको आप क्या नाम दे देंगे? AA नाम दे देंगे भी। क्या नाम दे देंगे? AA, बीबी, ये डबल सी हो जाएगी, ये डबल डी हो जाएगी। इस प्रकार से संख्या को आप बढ़ा सकते हैं और आगे जाने के लिए क्या करेंगे? आप ए नाम दे देंगे, बी नाम दे देंगे, सी नाम दे देंगे। इस प्रकार से आप इस संख्याओं को और अधिक संख्याओं को गिन सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? जोड़, घटा, भाग, गुणा में आएगी। गिनने में दिक्कत नहीं आएगी यदि आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं है तो। अब है आप खुद की संख्या पद्धति डेवलप कीजिए भी। अब आप कहेंगे सर हम कैसे करें भी? हम कैसे करें? तो मान लीजिए आप कि आपको सिर्फ नाम देना, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। ऐसे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप रविवार के हिसाब से भी नाम दे सकते हैं कि 1 को क्या बोलेंगे? सोमवार बोलेंगे, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पति, 5, 6, 7 तक वाली संख्या पद्धति आप कर सकते हैं। ये आपके नहीं आएँगी भी। ठीक है? तो आप जब आपकी गायें जाएँगी ना, तो आपने गाय को आपने सोमवार से स्टार्ट किया, तो आपके पास 4 गायें थी, तो आपने क्या चारों गाय को गिना? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, तो आपने गिन लिया गुरुवार तक गाय गई है। तो जब वो चारों गायें वापिस आएँगी ना, तो आप बता देंगे कि आप गायें गिनेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को इसको नाम दे दिया आपने, 4 को नाम दे दिया। किसको नाम दे दिया? 4 को नाम दे दिया आपने भी। ठीक है? तो इस प्रकार आप गिन लेंगे भी, या फिर अपने अंगों से भी गिन लेंगे। अपने अंगों से, यदि एक आप यहाँ से, कईयों में अंगों से गिनती होती थी कि अंगों को नाम दिया गया था कि उन्होंने क्या किया, पहले तो ये लिखा इस प्रकार से का कि 1, 2 डंडियों से, 3, 4 और ये आपका 5, इस प्रकार आगे भी। उन्होंने सिर्फ जैसे हम मान लेते हैं, 1 को हमने किसने माना? हमारे बालों को मान लिया। 2 हमने क्या मान लिया? हमारे माथे को मान लिया। 3 हमने क्या मान लिया? हमारे नाक को मान लिया। 4 आपका होठों को, 5 ठोड़ी को, 6 गर्दन को, 7 हमारे छाती को। ठीक है? इस प्रकार हम नीचे तक अंगों पे चले गए भी। ठीक है? मन में गलत विचार आए तो उन गलत विचारों को निकाल दीजिए, क्योंकि पढ़ने में किसी प्रकार की शर्म व आपको नहीं आनी चाहिए, शर्मिंदा आपको नहीं होना भी। तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि 3 गाय हमारे पास है, तो हमने कहेंगे एक गाय के लिए है ये आपका बाल हो गए, दूसरे के लिए माथा और तीसरे के लिए आपका नाक। तो आप कहेंगे कि नाक तक, और जब गायें वापस आ जाएंगी तो आप देखेंगे कि हेड आ गया आपका 1, 2 और 3, नाक तक वापस आ गई। तो आगे इस प्रकार शरीर के अंगों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं संख्या पद्धति के लिए भी। अब आप बताइए इसमें आपको कोई डाउट हो तो, आपको मजा आया या नहीं आया? और ये देखिए आपका यहाँ पर भी अगला हमें यही पढ़ना, अडियो और अन्य स्तों पर मिलान प्रतीक हम मिला लेते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे भी। एक डंडे के लिए ये, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये आपका 27 तक हम गिनती कर सकते थे अंगों की भी। हमें संख्या मिलाते थे, हम जो भी चीज़ बेचते थे ना, तो वो हम गिन लेते थे इसके आधार से कहाँ तक हमारे पास चीज़ें हैं भी। ठीक है? मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने, ये आपको करवा ही देता हूँ थोड़ा-सा मैं, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक व्यक्ति ने किसी वक़्त आदमी को 10 चीज़ें दी हैं। कितनी चीज़ें दी हैं? 10 आपकी चीज़ें दी हैं। तो कैसे क बताता? एक इस प्रकार से मैच करता, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो कहता कि यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें दी हैं भी, यहाँ तक। क्या है? यहाँ तक। जब वो फिर उसको वापस लेता, मान लो 10 पेन दे दिए। पहला पेन दिया, उसने ये मार्क किया, दूसरा दिया ये, तीसरा, चौथा यहाँ तक पेन दे दिए। जब वो उसे पेन वापस लेगा ना, तो इसी प्रकार लेगा कि ये गिनना, 1, 2, 3, 4 नहीं गिनेगा। वो कहेगा ये हो गया, 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 आपका ये हो गया, ये हो गया और यहाँ तक वापस आपके पेन मिल जाने चाहिए भी।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अध्यापक गणों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चों को इसी प्रकार लाइन टू लाइन समझाएँ ताकि वो घर पे अपना प्रयोग करके देखें और चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उनका दिमाग विकसित हो। एनसीईआरटी में इसलिए ये चीज़ें दे रखी हैं। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद अगेन।